हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है evidyarthi.in में। सबसे पहले आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है कि नहीं? तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है भाई। तो जैसा आप जानते हो यार, आपका भूगोल की किताब चल रही है। भूगोल की किताब का पाठ 9 चल रहा है, रेगिस्तान में जीवन। इसके बहुत सारे विषय पहले से ही हो गए हैं दोस्तों। सहारा के ऊपर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके के लोग वहां रहते हैं, किस तरीके की वन्य जीवन रहता है, वनस्पति यानी कि घास फूस उगती भी है, नहीं उगती, सब कुछ हम कर चुके हैं। और अब हम इसके लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या योगदान है, यानी कि सहारा रेगिस्तान में लोग क्या क्या चीजें करते हैं और किस तरीके से अपना गुजारा इस तपती गर्मी वाली रेतीले समंदर में करते हैं। ठीक है, तो हमारा विषय है आज का लोग सहारा की। ठीक है, जल्दी से इसे शुरुआत करते हैं दोस्तों। यह लोगों के विभिन्न समूहों द्वारा बसा हुआ है, विभिन्न गतिविधियों का पीछा करता है, यानी बेडोस और तुआरेग ये समूह खानाबदोश जनजातियां हैं जो पशु का पालन पोषण करते हैं। इनको बेदुइन भी बोला जाता है दोस्तों। अब देखिए, हमने सहारा के बारे में कितनी सारी बातें पढ़ी हैं अब तक कि सहारा रेगिस्तान विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान का दर्जा लेकर बैठा हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से लगकर पड़ता है। सहारा रेगिस्तान कम से कम 8.54% लाख, मतलब लाख में ले लीजिए, लाख हेक्टर उसमें फैला हुआ है। और अगर आप भारत का पूछे कि भारत कितना बड़ा है, तो भारत इसके सामने सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं 3.2 लाख इसका अंश होगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये नंबर ज्यादा बड़ा है, ये नंबर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है और ये सिर्फ और सिर्फ एक रेगिस्तान का नंबर है। ठीक है, तो हमने सहारा के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं और अब हम सहारा के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके के लोग रहते हैं। तो अगर लोगों की बात करी जाए तो यहाँ पे कबीले रहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कबीले रहते हैं, जिनके हमें ज्यादातर 2 नाम बताए गए हैं। एक नाम है बेदुइन और दूसरा है तुआरेग। ठीक है, बेदुइन और तुआरेग दोनों ही जनजातियां यहाँ पे बहुत काल काल से रहती आ रही है और अपना गुजारा करती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो इतने कष्टकारी मौसम में भी किस तरीके से रहते हैं वो हम धीरे धीरे करके यहाँ पे पता करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से लोग दिखते हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि कितने मोटे मोटे इन्होंने अपने सर पर ऐसे करके बांध रखा है, एकदम पाग या पगड़ी बोलते हैं, बांध रखा है, अपने आप को पूरी तरीके से ढक रखा है। और यहाँ पे आप औरतों के पोशाक भी देख सकते हैं, पूरी तरीके से आंखें खुली हुई हैं बस, और पूरी तरीके से खुद ने ढका हुआ है। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा कारण है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी से इंसान को चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द होता है और आंधियां बहुत ज्यादा चलती हैं और गरम गरम हवाएं भी बहुत चलती हैं। तो आंधी, हवा और मिट्टी को अंदर अपने कपड़ों के अंदर जाने से रोकने के लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा मोटे और भारी वस्त्र पहनते हैं। दूसरी जो जनजाति है वो है तुआरेग। हमने बेदुइन के बारे में पढ़ लिया, अब है तुआरेग। ठीक है, तुआरेग जनजाति यहाँ पे बहुत सालों से गुजर बसर कर रही है। आपको ये जनजाति ज्यादातर आपको नीले रंग के कपड़ों में देखने को मिलेगी, क्योंकि नीला रंग ठंडा होता है। अगर यहाँ पे काला रंग पहन के घूमेंगे तो शायद काला रंग बहुत ज्यादा ही तपिश को और मतलब गर्मी को और ज्यादा खींचता है। ठीक है, तो नीला या सफेद रंग के कपड़ों में आपको तुआरेग ये लोग सबसे ज्यादा दिखेंगे। और मतलब आपको थोड़े डाकू डाकू जैसे लगते हैं ये लोग, कि मुंह में पट्टी वट्टी ऐसे पगड़ी वगड़ी बांध रखी होती है, लेकिन इनका ऐसा ही पहनावा, इनसे डरिएगा नहीं, क्योंकि अपने बचाव के लिए कर रहे हैं ये लोग। हमारा क्या होता है, हम लोग बड़ी मुश्किल से मतलब खुद को ढक के जाते हैं सूरज में कि यार मैं ढक लूंगी तो मतलब मेकअप शेकअप नहीं दिखेगा। मैं बहुत सारी लड़कियां होती हैं ऐसे, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ी बड़ी लड़कियों की बात कर रही हूँ। आप लोग अभी शायद इतना मेकअप वगैरह नहीं करते होगे, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बड़ी बड़ी लड़कियां होती हैं जिनका रोज का काम रहता है मेकअप वगैरह का, वो थोड़ा सा कतराती हैं खुद को ढकने में, या फिर पूरी तरीके से। बहुत सी लड़कियां हैं जो पूरी तरीके से खुद को ढक लेती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको मतलब उन्हें लुक दिखाना होता है, अपने बाल वगैरह उनको खराब नहीं करने होते हैं। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं होता है, इनको ढकना ही पड़ेगा खुद को, वरना ये मतलब शिकार हो सकते हैं तपती धूप का और आंधी का।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग किस्म के जानवर भी मिलते हैं जिनसे इनका बहुत ज्यादा उद्धार हो जाता है, यानी कि इन जनजातियों की जो मदद करने की जो रीढ़ की हड्डी है वो इनके जानवर है। ठीक है, इनके पास कोई गुच्ची का बैग नहीं है, कोई बंगला गाड़ी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास, बस इनके प्यारे प्यारे जानवर है जो इनके काफी काम आते हैं। वो कैसे आते हैं दोस्तों? बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े। घोड़े इनके दूर दूर तक सफर करने के लिए काम आते हैं। वहां पे लैम्बोर्गिनी और मतलब सेंट्रो, लैम्बोर्गिनी सब गाड़ियां तो नहीं होती हैं वहां पे, ट्रक वगैरह भी नहीं होती। आप ये कह सकते हैं कि घोड़ा गाड़ी चलती है वहां पे, बस या तो घोड़े पे ये लोग सफर करते हैं या तो ऊंट वगैरह में ज्यादा सफर करते हैं। तो ऊंट ले लीजिए, ऊंट भी दूध देता है। ठीक है, ऊंट मतलब ऊंट नहीं, ऊंटनी दूध देती है। और भेड़ की खाल काफी काम आती है इनके। बकरी भी दूध देती है। साथ ही साथ इनके पास ऐसे ही जानवर है जो इनके काम आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जानवर है जिनकी वजह से इनका उद्धार होता है, जैसे कि दूध और खाल मिलती है इनसे, जिससे वो कमरबंद बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, पानी की बोतलें बनाते हैं। बताऊंगी अभी, पानी की बोतलें तो प्लास्टिक की होती हैं, यहाँ पे अलग तरीके की पानी की बोतल है, वो भी हम देखेंगे। बनाने के लिए चमड़ा बनाते हैं, बालों का उपयोग मैट, कालीन, कपड़े और कंबल के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के जानवर है दोस्तों जिनका एक अलग ही तरीका है उनको इस्तेमाल करने का। अगर आप बात करें कि बकरी और भेड़ वगैरह जो है उनको किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो उनको दूध, दही, मक्खन इन सब के लिए इस्तेमाल करा जाता है। उनकी खाल और उनकी चमड़ी सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और वहीं आप घोड़े और ऊंट को देखें तो उन दोनों को इस्तेमाल करा जाता है यातायात के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा जानवर नहीं है जो इनके लिए काम ना आए, सारे जानवर काम आते हैं। अब सबसे पहले नाम हमारे पास आ जाता है दोस्तों भेड़ का। भेड़ की बहुत मोटी खाल होती है और इसके ऊपर बाल भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बाल से कालीन बन सकता है, मैट जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, फर्श पे बिछाने के लिए। और कपड़े भी बनाते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कह सकते हो रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पे। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि रेगिस्तान में सुबह तपिश वाली गर्मी रहती है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और रात में रहती है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग ठंड से बचने के लिए रात में ऐसी मुलायम और गरम चीजों का कपड़ा बनाते हैं और उसे पहनते हैं। ठीक है, तो भेड़ काफी कारगर साबित होती है, बहुत काम आती है इन लोगों की। दूसरा जानवर है घोड़ा। घोड़ा देख लीजिए, घोड़ा बहुत दूर तक सफर करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका बात करें तो बहुत ज्यादा तेज गतिविधि से भागता है और एक जगह से दूसरी जगह वक्त में पहुंचा देता है। तीसरी है बकरी। बकरी का दूध भी मिलता है। इस दूध से ये लोग बकरी का दूध बहुत पौष्टिक होता है। ऐसा बोला जाता है कि शायद किसी को जॉन्डिस होता है, टाइफाइड होता है, उसको बकरी का दूध पिलाना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। ठीक है, या प्लेटलेट वगैरह कम हो रही है तो बकरी का दूध सबसे बढ़िया रहता है। तो बकरी के ऊपर भी खाल रहती है, बकरी की भी चमड़ी निकाली जाती है, बकरी से मीट भी मिलता है इन लोगों को। ठीक है, तो इनके लिए बकरी काफी काम आती है। बकरी का दूध भी मिलता है तो उससे घी, दही, मक्खन, चीज कुछ भी बना सकते हैं लोग। इसके बाद है ऊंट। ऊंट एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया जानवर है इनके लिए, क्योंकि ऊंट की जो कमर होती है ना, जिसको हम्प कहते हैं, कुछ इस तरीके से आप देखिए, इसको हम कहते हैं, ये ऐसे ही नहीं होती दोस्तों। मतलब बोला जाता है ना कि भगवान हर जानवर को जीने के लिए कोई ना कोई चीज जरूर देता है ना। अगर आप बात करें स्कंक की, स्कंक होता है ना, मतलब काले और सफेद रंग का होता है, देखिएगा तो उसके पास एक बहुत बढ़िया ताकत है, उसको कोई जानवर मार के नहीं खाता है। मतलब बहुत ज्यादा मैंने देखा था, डिस्कवरी में देखा था कि बेयर ग्रिल्स नहीं होता वो जो सब खा जाता है कीड़ा मकोड़ा, उसने उसे मार के खाया था, वरना वो भी नहीं खा पाया था। और बहुत से जानवर उसका शिकार भी नहीं कर पाते, तो भगवान ने उसको एक ताकत दी कि वो अपनी फाट जो होती है ना, जिसको पाद कहते हैं, उससे वो बच सकता है। मतलब वो इतनी गंदी पाद मारता है कि उससे कोई भी जानवर भाग जाता है, मीलों मील तक उसके पास नहीं आता। वैसे ही दूसरा जानवर ले लीजिए, पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन को आपने शायद देखा होगा, उसके बहुत बड़े बड़े ऐसे कांटे होते हैं पूरे शरीर में। अगर उसको कोई भी खाने जाएगा तो सबसे पहले उसके यहाँ पे सारे कांटे लग जाएंगे और वो कांटे निकालते रह जाएगा।
तो वैसे ही ऊंट भी है दोस्तों। ऊंट के कमर के अंदर बहुत ज्यादा जगह होती है, उसके पेट में बहुत जगह होती है, जिससे वो बहुत सारा पानी एक बार में ही पी लेता है और 3 से 4 दिन तक उसको पानी की प्यास नहीं लगती है। पानी पीकर वो बहुत दूर तक बिना पानी के वो दूर तक सफर कर सकता है। तो ऊंट का भी दूध इनको मिलता है, साथ ही साथ ऊंट इनके लिए एक बढ़िया यातायात करने की चीज है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बोतल। अब आप सोच रहे थे कि यार भेड़ की खाल से ये लोग कपड़े बनाते हैं, भेड़ की चमड़ी से ये लोग ये बना रहे वो बना रहे, ठीक है, लेकिन बोतल कैसे बनाते हैं? बोतल तो प्लास्टिक की होती है ना। मतलब सबने देख रखी है, ये देखो मेरे पास भी पानी की बोतल है, प्लास्टिक की है, पूरी तरीके से प्लास्टिक की बोतल है। अब आज के वक्त पे तो प्लास्टिक की बोतल ही बनती है, लेकिन पहले के वक्त पे बोतल प्लास्टिक की नहीं होती थी और वहां पे अभी भी ऐसी ही बोतलें इस्तेमाल करा जाता है। तो जिस बोतल की मैं बात कर रही हूँ वो ये वाली नहीं, ये वाली है, और ये बनी है किसी जानवर की चमड़ी से। ठीक है, आपको शायद मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत कम बच्चों को पता है कि लेदर कहाँ से आता है। लेदर बैग सुना होगा, लेदर जैकेट सुना होगा, होता नहीं है हल्के ब्राउन भूरे रंग का जैकेट वगैरह पहनते हैं हम लोग। लेदर का चुनाव करना भी बड़ा मुश्किल होता है। मेरे भाई ने 3,500 या 4,000 की मेरी छोटी दादी है, उन्होंने उसको जैकेट दिलाई थी। मेरे भाई को लेदर का काफी शौक है। तो लेदर मिलावटी भी होते हैं दोस्तों, लेदर जैकेट जो बनता है उसके वो मिलावटी भी होते हैं, और बहुत बढ़िया वाला जो लेदर होता है वो कभी जलता नहीं है। मतलब उसको अलग अलग टेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये लेदर का ही बना हुआ लेदर जानवरों की चमड़ी से आता है। ठीक है, इसलिए मैं लेदर नहीं पहनती, इसलिए मैं लेदर का कोई सामान नहीं लेती हूँ। मुझे लेदर पसंद ही नहीं है। मैं बल्कि मिलावटी वाला लेदर पहन लूंगी, लेकिन वो चमड़ी वाला बढ़िया क्वालिटी वाला लेदर मैं कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो जानवरों की चमड़ी से आ रहा होता है। मैं वो तस्वीर लगा सकती थी, लेकिन यार दोस्तों आप देख नहीं पाते, ऐसी तस्वीरें मैं नहीं लगाती हूँ, आपको पता ही है। तो लेदर जब बकरी वगैरह को मार दिया जाता है, क्योंकि उसी से तो मटन मिलता है, बकरी को जब मार दिया जाता है तब उसकी चमड़ी तक का उपयोग कर लिया जाता है यहाँ पे। अब यार ऐसी जगह जहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान में यार हर एक छोटी से छोटी चीज, मतलब एक ढक्कन पानी भी इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ये मीट भी खा लेते हैं, ऊपर की चमड़ी से लेदर बना लेते हैं, और ऊपर का जो इनकी खाल, मतलब जो ऊपर का फर होता है ना, फर, मुलायम फर, उससे ये कपड़ा या कालीन बना लेते हैं। मतलब एक भी चीज का ना यहाँ पे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यार इतनी मुश्किलातों के साथ रहते हैं, तो यार एक एक चीज इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये क्या क्या चीजें बनाते हैं, लेदर की क्या क्या चीजें होती हैं मैं बताती हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरीके से चप्पलें बनाते हैं अपने लिए, ठीक है, लेदर की वो बनाते हैं, जूते बनाते हैं अपने लिए लेदर के। लेदर की चीजें बहुत आगे तक चलती हैं दोस्तों, और अच्छी भी होती हैं। बेल्ट ले लीजिए, लोग अपने लिए बेल्ट वगैरह भी बनाते हैं और उनको बेचते भी हैं। ठीक है, लेदर का सामान बहुत महंगा बिकता है। और जो फर होता है ना, जो मुलायम फर होता है, जैसे एक कुत्ते के ऊपर एक मुलायम फर होता है, तो उसको ऐसे करते हैं, उस फर को निकाल कर ये लोग कालीन वगैरह बना देते हैं, या नीचे बिछाने का कोई भी सामान बनाते हैं। तो इनके लिए इनके जानवर रीढ़ की हड्डी है। हाँ, बोला जाता है जानवरों को मारते भी है, उनका उपयोग भी करते हैं, उनको खाना भी देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही उनको जीना पड़ेगा। यही उनका नजरिया है, तरीका है, और उसको हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान में उनको कोई राशन देने नहीं जा रहा है। ठीक है, हम उनको बोलेंगे ये कितने बुरे हैं, ये बकरे उसको मार रहे हैं, वैसे तो जानवरों को पूरी दुनिया मार के खाती है, तो हम उन्हीं पे क्यों इल्जाम लगाए या उंगली उठाएं, है ना। तो वो तो उस जानवर का एक भी हिस्सा खराब नहीं करते हैं, हर हिस्से को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता चली गया होगा कि बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़ा ये किस किस जगह पे काम आते हैं। ऊंट घोड़ा यातायात के लिए, बकरी भेड़ किस चीज के लिए। ठीक है, लेदर बनता है उनकी खाल से, उनका फर, उनका मीट मिलता है, उनसे दूध मिलता है, और उनसे डेयरी प्रोडक्ट यानी कि सारी दूध की बनी हुई चीजें बनती है, जैसे कि पनीर, घी, मक्खन, दही। ठीक है, इसके बाद है वह धूल भरी आंधी और गर्म हवाओं से सुरक्षा के रूप में भारी वस्त्र पहनते हैं। मिस्र यानी कि इजिप्ट बोलते हैं मिस्र को दोस्तों।
इजिप्ट में या मिस्र में सहारा नील घाटी में नखलिस्तान बसे हुए आबादी का समर्थन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये किस तरह के कपड़े पहनते हैं। आप देख सकते हो पीछे भारी वस्त्र पहन रखा है काफी, और इनका हर एक शरीर का अंग इनका पूरी तरीके से ढका हुआ है। आप किसी भी इंसान को देख लो, औरतें भले ही पल्लू ना रख रही हों, लेकिन बहुत सी औरतें अपने आप को पल्लू तक भी ढक के रखती हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ के मर्द होते हैं वो तो पूरे ढक के रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत दूर दूर तक सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये बताई है कि ऐसी आपको रेगिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा होता है या तालाब वगैरह इकट्ठा हो रखा होता है, तो ये वहीं पे बस जाते हैं और वहीं पे अपनी खेती बाड़ी ये सब करने लग जाते हैं, ठीक है, पानी वाली जगह पे। जिससे अगर पानी यहाँ है और वो यहाँ बसेंगे तो उनको बहुत दूर सफर करना पड़ेगा रोज रोज पानी निकालने के लिए, इसलिए वो इसी जगह पे आके बस जाते हैं जहाँ पानी हो। तो पानी उपलब्ध होने के कारण लोग खजूर उगाते हैं। अब मैंने शायद कुछ किसी इसी पार्ट के विषय में बोला भी था दोस्तों कि ऐसा कोई रेगिस्तान, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको एक भी चीज ना मिले, एक भी वनस्पति ना मिले, क्योंकि हर ऐसी जगह जरूर उपलब्ध होती है जहाँ पे कोई ना कोई वनस्पति ऐसी उगती है जिसको शायद पानी की जरूरत ही नहीं है। जैसे कैक्टस, उसे पानी की जरूरत ही नहीं है, तो वो आपको उगा हुआ मिलेगा रेगिस्तान में। लेकिन वही मैं बोलूंगी कि रेगिस्तान के बदले ठंडी जगह पे कैक्टस उग जाए तो वो नहीं उगेगा। हर एक वनस्पति या हर एक फूल पेड़ पौधे को एक अलग तरीके का वातावरण चाहिए। किसी को गर्म वातावरण चाहिए तो किसी को ठंडा, किसी को कम पानी चाहिए तो किसी को बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया है कि आपको अगर सबसे ज्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे रेगिस्तान, सहारा के रेगिस्तान में, तो वो होंगे खजूर के पेड़। खजूर सब खाते हैं, मुझे पता है, नहीं खाते, कोई नहीं खाता, ठीक है, प्रसाद में कभी कभार खा लेते हैं, वरना खजूर बहुत अच्छी चीज है, पोषण वाली चीज है। अभी के अभी मम्मी से मांग के आओ, 4 खा के आओ अभी के अभी, ठीक है, वीडियो के बाद चले जाना। तो चावल और भी हैं, और भी बहुत सारे उगाने वाली चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार चावल, गेहूं, जौ ये सब मैं समझती हूँ उसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, लेकिन चावल को बहुत पानी चाहिए होता है उगने के लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता आपकी किताब में चावल क्यों लिखा हुआ है, लेकिन शायद इस वजह से लिखा हुआ है कि जहाँ पे झील तालाब वगैरह होती है वहां का पानी इस्तेमाल करके शायद वहां चावल उगा लेते होंगे। और ये जो सफेद वाला चावल हम लोग खाते हैं, मुझे लगता है वो वाला चावल की बात नहीं हो रही है, शायद अलग तरीके की प्रजाति के चावल की बात हो रही है, क्योंकि चावल बहुत तरीके के होते हैं, काला भी होता है, भूरा रंग का भी होता है, ठीक है। और सेम उगाया जाता है, गेहूं, जौ, ये सब फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। मैं तस्वीरों में भी आपको पीछे दिखाऊंगी। दुनिया भर में मशहूर मिस्र का कपास मिस्र में उगाया जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से होकर निकलता है, तो उन 11 देशों में मिस्र भी आता है, यानी कि इजिप्ट। और इजिप्ट में कॉटन यानी कि कपास कॉटन को बोला जाता है, बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वालिटी आप कह सकते हो उसका मिलता है, बहुत बढ़िया। और वो पूरे के पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, मतलब विश्व भर में यहाँ से ऑर्डर आते हैं कि भाई ये कपास भेज दो, इतना कपास भेज दो। बहुत ही मुलायम और बढ़िया किस्म का कपास उगता है। अब हमें एक चीज मैंने ये आपको समझाई भी थी एक और विषय में, इधर भी समझा देती हूँ कि मरुद्यान क्या होता है। मरुद्यान वो जगह है कि जहाँ पे पानी हो, ठीक है दोस्तों। मरुद्यान को ओएसिस भी कहते हैं। अब मैंने पहले बताया है कि रेगिस्तान के अंदर ऐसी जगह होती है जहां पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो मरुद्यान वही जगह है जहां पानी इकट्ठा होता है और जहां पे खजूर के पेड़ उगाए जा सकते हैं, या फिर जहां पे आपको थोड़ा बहुत वनस्पति देखने को मिल जाएगी। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे ये सब। और नील घाटी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे बस जाते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे वो अपनी घर वर बना लेते हैं। तो पहला है मरुद्यान, क्योंकि यहाँ पानी है, वनस्पति है, खजूर के पेड़ उगाए जा सकते हैं, इसलिए लोग मरुद्यान के आसपास में बस जाते हैं। दूसरी जो जगह है वो है नील घाटी, ठीक है। अफ्रीका के अंदर दूसरी जगह है नील घाटी, जो ये आपका रेगिस्तान के अंदर पड़ती है। नील घाटी ये पूरी जगह है, यहाँ भी आपको पानी दिख रहा होगा, इधर भी लोग बसते हैं, ठीक है। तो ये 2 जगह है, और भी जगह होंगी पर ये 2 जगह हैं जहाँ पे लोगों की जो आबादी है वो ज्यादा है।
और बताना चाहूंगी कि इस तरीके के खजूर के पेड़ होते हैं, एक ही बार में बहुत सारे उगते हैं खजूरों के पेड़, देख लीजिए। और ये खजूर उच्च इस तरीके से बढ़िया लज्जेदार खजूर, एकदम मुलायम मुलायम खजूर खाने को मिलते हैं। दूसरा है चावल, अलग किस्म की चावल यहाँ पे उगती है। तीसरा है सेम, सेम यानी कि बीन्स, ठीक है, बीन्स बोला जाता है इसको, सेम को। और देखिए आप सोच रहे हो कि बीन्स लिखा हुआ है तो बीन्स तो राजमा को भी बोला जाता है, बीन्स बहुत सारी चीजों को बोला जाता है, लेकिन अगर सेम बोल दिया है, किसी को पता है कि बीन्स को सेम भी बोलते हैं, तो सेम एक सब्जी है और बीन्स अलग से देखा जाए तो वो राजमा है, ठीक है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बीन्स राजमा भी होता है और सब्जी का नाम भी होता है, लेकिन हिंदी में सेम लिखा हुआ है, मतलब सब्जी का नाम बात हो रही है। और तीसरा ये हमारे पास आ जाता है जौ, ठीक है। जौ एक तरीके का ये इसकी रोटी बनती है, इसका खिचड़ा बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है इसकी। फिर आता है गेहूं, गेहूं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में उगता है क्योंकि उसको कड़क मौसम चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होती है, सूखा सूखे में उगता है काफी। फिर बात आती है मिस्र का कपास विश्व में कितना प्रसिद्ध है। कपास यानी कि कॉटन, कुछ इस तरीके से इसके पूरे से खेत लगे रहते हैं और ये इजिप्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, तेल की खोज, हम ये कैसे भूल सकते थे। आप देखो यार, दुबई देख लो, कितनी सूखी जगह है दुबई, है ना। आप वहां पे पानी पीने जाओगे ना, अगर पानी 60 रुपए का है तो वहां पे बियर या फिर पेप्सी जो है वो 20 रुपए की है, तो पानी बहुत महंगा है वहां पे, ठीक है। दुबई को ही देख लो, एक वक्त पे वो भी रेगिस्तान था, लेकिन आज के वक्त पे दुबई सबसे पहले नाम आता है घूमने के लिए दुबई का, ठीक है। और तेल की खोज भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, खनिज बहुत ज़्यादा है और तेल बहुत महंगा होता है। वो हर प्रदेश या हर राज्य में नहीं उगता है, हर देश में तेल नहीं उगता है, उगता कह रही हूँ, इसकी खोज नहीं होती है, ठीक है। तो ये अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग्य है कि यहाँ पे तेल जैसे खनिज, ये सब चीजें, पदार्थ इतनी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं जो इसे कितना अमीर बना देते हैं, सोचो, ठीक है। तो तेल की खोज कहाँ पे हुई है दोस्तों, अल्जीरिया में हुई है और लीबिया में हुई है, ठीक है। अल्जीरिया और लीबिया और मिस्र में दुनिया भर में बहुत मांग वाला उत्पादक है। और तीसरा नाम है इजिप्ट, यानी कि मिस्र, ठीक है। अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में अफ्रीका के अंदर क्या मिलता है, तेल मिलता है, खनिज पदार्थ मिलता है, ठीक है। तेल वगैरह आप जानते हो, पेट्रोल, डीजल वीजल जो भी गाड़ियों में लगता है वो सब इधर मिलता है, ठीक है। खुदाई वगैरह करते हैं ना। सहारा रेगिस्तान लगातार बदल रहा है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम शामिल है। और भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आप सोच, मतलब थोड़ा सोच नहीं पाओगे कि ये चीजें किस चीज के लिए काम आती है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मुझे बताना पड़ेगा कि मैंगनीज कहाँ काम आता है, फास्फोरस कहाँ काम आता है, ठीक है। साइंस भाई विज्ञान की बातें हैं। तो इस क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा कि रेगिस्तान में खजूर बहुत है, खनिज बहुत है यहाँ पे। मतलब वही है ना, हम लोग सोचते हैं कि यार रेगिस्तान ही तो है, क्या मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा, फालतू की जगह है, लेकिन खनिज पदार्थ, तेल वगैरह जिसके दाम हर 2-3 महीने में 2-3 रुपए करके बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल वही बात है कि नजरअंदाज कर देता है लोग रेगिस्तान, मतलब आंखों का धोखा खा के सोचते हैं कि यार क्या ही जगह होगी, आंखों से देखा। लेकिन अब कोई लोग ही होते हैं जो बिल्कुल अंदर की खूबसूरती को देखते हैं। तो अफ्रीका को बहुत ज़्यादा वैसा जगह माना जाता है कि भाई गरीब है, ये है, वो है। लेकिन इसीलिए मैंने पूरे 11 प्रदेशों की मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि आप मिस्र को, यानी इजिप्ट को अभी सोचते हैं ना कि वो पूरा रेतीला मैदान बना है, तो अभी जाके आप देखो तस्वीरों में कि मिस्र आज के वक्त पे क्या हो गया, कितनी उन्नति कर गया है, बहुत खूब सुंदर दिखता है। और यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे तेल वगैरह की भी खोज होती है। खनिज में आ जाता है लोहा, मुझे लोहा बताने की जरूरत नहीं कि लोहा हर चीज में इस्तेमाल होता है। आपके घर में कहीं ना कहीं लोहा जरूर ठुका होगा, और लोहे की कील बनती है, लोहे का घर वर बनाने में, बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है लोहे का। फिर बात होती है फास्फोरस, फास्फोरस भी बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मैंगनीज, इसकी बैटरी वगैरह बनती है। और यूरेनियम से एनर्जी बनती है, बिजली भी बनती है, ठीक है।
अब आ जाती है चमचमाते कांच के आवरण वाले कार्यालय भवन, सुपर हाईवे पर टावर, प्राचीन ऊंट पतों को तोड़ते हुए नमक के कारोबार में ऊंटों की जगह ट्रक ले रहे हैं। पीछे मैंने एक लाइन पढ़ी कि रेगिस्तान भी बदल रहा है, मतलब इसमें भी उन्नति और प्रगति दिख रही है, रेगिस्तान तक में भी। वो कैसे दिख रही है दोस्तों? ये मत सोचो कि यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट वगैरह बन गए हैं, ऐसा मैंने नहीं बोला है, या यहाँ पे लैम्बोर्गिनी और फरारी घूम रही है रेत पे, ऐसा भी नहीं बोला है मैंने। एक तरीके से प्रगति पता किस तरीके से आई है, क्योंकि यहाँ पे जो मस्जिदें थी, ठीक है, मुसलमान रहते हैं यहाँ पे, तो मतलब मुसलमान अफ्रीकन रहते हैं, तो जो मस्जिदें थी अब उनसे भी लंबे लंबे कांच के मकान बन गए हैं, कांच के टावर बन गए हैं, ऑफिस बन गए हैं, फैक्ट्रियां यानी उद्यान बन गए हैं, उद्यान फैक्ट्री को बोला जाता है। और यहाँ पे जो ये दो कबीलों के मैंने नाम बताए थे शुरुआत में, तुआरेग और बेदुइन, अब ये लोग का काम भेड़ की खाल निकालना ये सब नहीं है, अब ये लोग भी काम करने लग गए, यानी कि जॉब करने लग गए हैं इन उद्यानों में, ठीक है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी कि कबीलों को आपने, कबीले वगैरह जो शिकार करके खाते हैं या जो भेड़ बकरी पे निर्भर होते हैं, अब उनको एग्जीक्यूटिव मैनेजर बना दिया गया है। तो इतनी उन्नति आ गई है यहाँ पे, ये इतना बड़ा सफर ये ले चुके हैं कि कहाँ ये कबीले एक बहुत आम जिंदगी जीते थे और कहाँ पे अब ये लोग उद्यानों में यानी कि फैक्ट्री में वर्करों की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब जैसे शहर में वर्कर काम नहीं करते, बिल्कुल उनकी तरह ही रेगिस्तान में ही काम कर रहे हैं वर्करों की तरह, अच्छी तनख्वाह मिल रही है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बहुत अलग तरीके की प्रगति आई है दोस्तों कि अब मस्जिदों से ऊपर वाले टावर बनने लगे जिनमें ग्लास लगी हुई है, सुंदर चमचमाती ग्लास। दूसरा क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे सुपर हाईवे बन गए, यानी कि महामार्ग बन गए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनती जा रही है रेगिस्तान के बीच में, और बड़े बड़े उद्यान, खनिज और तेल वगैरह निकालने के लिए फैक्ट्री बांधी जाती है ना, जैसे पानी वगैरह बांध के लिए बांध डैम बनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की फैक्ट्रियाँ तो आपने देखी ही होगी, किसी कहीं मैगी की फैक्ट्री है, मेरे यहाँ डाबर की फैक्ट्री है, और मेरे यहाँ पे रियल जूस की फैक्ट्री है। वैसे यहाँ पे खनिज, ये तेल वगैरह रेगिस्तान से निकालने के लिए फैक्ट्री बिठा रखी है और वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। तुआरेग जिस कबीले की मैंने बात करी थी, आजकल लोगों को वो जो पर्यटक आते हैं रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान में घूमने के लिए पर्यटक भी आते हैं, तो उनको मार्गदर्शक की तरह वो रास्ता दिखाते हैं, यानी कि जो होते हैं ना टूर गाइड, उसकी तरह वो मार्गदर्शक की तरह उनको रास्ता दिखा रहे हैं। देख रहे हो ना किस तरीके की उन्नति आ रही है, मतलब उनको अंग्रेजी तक आ गई है, तुआरेग कबीले वाले लोगों को अंग्रेजी तक आ गई है और वो मार्गदर्शक की तरह काम करने लग गए हैं। तो और धीरे धीरे करके पहले ऊंट को इस्तेमाल करा जाता था रास्ते पे चलने के लिए, यातायात करने के लिए, लेकिन ऊंट को हटा के अब ट्रक ला दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके की मस्जिदें होती हैं दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि इतनी ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा उन्नति वाली, प्रगति वाली, डेवलप्ड जिसे कहते हैं मस्जिद नहीं लग रही है। ये बहुत साधारण सी मिट्टी चूने की बनाई हुई मस्जिद लग रही है। और आज के वक्त पे धीरे धीरे करके ऐसे ग्लास, कांच के भवन बना दिए जा रहे हैं रेगिस्तान के अंदर, ठीक है। और जहाँ पे सड़कों के अंदर, मतलब रेगिस्तान में तो सड़क थी ही नहीं, तो अब सड़क तक बांध दिए गए हैं, या तो इतने बड़े बड़े महामार्ग बना दिए जा रहे हैं इस तरीके के, और इसी महामार्ग से लोग, पर्यटक आकर यहाँ पे आके देखते हैं। और ये जो कबीले के जो लोग हैं तुआरेग, है ना, ये लोग अब सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से खाल वाल निकालना, भेड़ का काम करना, दूध वगैरह निकालना, शिकार वगैरह करना, इनका यही काम नहीं रह गया। ये लोग पैसे भी कमाने लग गए हैं टूर गाइड यानी कि मार्गदर्शक बनके, ठीक है। कुछ इस तरीके से टूर गाइड बनके लोग अब पैसे कमाने लग गए हैं। और पहले ऊंट का इस्तेमाल करा जाता था नमक को एक जगह से दूसरी जगह, नमक का व्यापार करने के लिए, लेकिन अब ट्रक का इस्तेमाल करा जाता है नमक का व्यापार करने के लिए। ऊंट की जगह नमक व्यापार में ट्रक इस्तेमाल होने लग गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये वाला विषय भी कर लिया है कि किस तरीके से सहारा में लोग मिलेंगे आपको, तुआरेग, बेदुइन, किस तरीके से लोगों ने शुरुआत में खाल के कपड़े बनाए, कालीन,
ऊंट इस्तेमाल करते थे, घोड़े इस्तेमाल करते थे, कैसे चूना पत्थर और मिट्टी के घरों में रहा करते थे। लेकिन आज के वक्त पे काफी उन्नति कर गया है ये रेगिस्तान भी, जहाँ पे लोग उद्यानों में यानी कि फैक्ट्रियों में वर्कर की तरह काम कर रहे हैं और साथ ही साथ लोग मार्गदर्शक बन के काम कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं। तो रेगिस्तान में भी प्रगति हुई है काफी ज्यादा, है ना। और दूसरा वाला विषय दोस्तों देख लीजिए, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। अब दूसरे वाले विषय से हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हमने जितना पढ़ना था सहारा के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है सारे विषयों में, ठीक है। तो ये आखिरी विषय था सहारा के बारे में। अब दूसरे विषय से हम लोग लद्दाख के बारे में शुरू करेंगे जो भारत में है। तो जल्दी लौटेंगे यार दूसरे विषय के साथ, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एंड बाय। और एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि इसमें थोड़ा हंसी मजाक हम कर नहीं पाए, क्योंकि ये वाला विषय देखो जिसमें मैं थोड़ा हंसी मजाक नहीं कर पाऊँ, जिसमें थोड़ी सी गंभीरता के साथ पढ़ा रही हूँ, मतलब वो वाला विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें मैं हंसी मजाक नहीं करना चाहती, अच्छे से पढ़ाना है मुझे, ठीक है। बाकी जो विषय आसान है उसमें हम लोग थोड़ी गुपचुप बातें भी कर लेंगे, ठीक है। वही में ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड बाय।